नमस्कार फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले हमने इंटरलॉक्यूटर के ऊपर दो वीडियोस बनाए थे और उसी से रिलेटेड हम सब्सिक्वेंटली हर एक डेवलपमेंट्स को अलग ढंग से आपके सामने लाने की कोशिश करते रहते हैं, प्रयास करते हैं। और एक थोड़ा सा यूनिक मॉड्यूल हमारे सामने था जिसको आपके सामने रखना हमने ज़रूरी समझा। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड और पर्सपेक्टिव को देखते हुए इसके आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा। तो वंस अगेन वेलकम फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, एक डिमांड ऐसी उठी थी त्रिपुरा में, त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। असम में उठी थी बोडो लैंड। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा से नॉर्थ ईस्ट में ऑटोनोमस स्टेट की डिमांड, सेपरेटहुड और एक तरीके की रीजनल एस्पायरेशंस हमेशा से महत्वाकांक्षाएं सामने आती रही थी। और एक तरीके से ये डिमांड्स हमेशा अपने अहम रोल में ही मेन स्ट्रीम में रही है डिमांड के जरिए। तो आज हम बात करेंगे त्रिपुरा लैंड और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि आईपीएफटी, जब इसका गठन हुआ तो 2009 में आईपीएफटी ने अपने त्रिपुरा लैंड के डिमांड को रेस किया था। तो त्रिपुरा लैंड का जो विजन था, आईपीएफटी ने जो आगे कैरी फॉरवर्ड किया, ये बेसिकली एक डिमांड था सेपरेट स्टेटहुड का। फ्रेंड्स, सेपरेटेड स्टेट हम जान सकते हैं कि अंडर आर्टिकल बनाया जाता है। जैसे हमने देखा कि 2000 में इंडिया की जब सरकार थी वाजपेयी जी की, तो उन्होंने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये 3 राज्य को अस्तित्व में लाया था। और यूपीए के बिल्कुल एंड के टेन्योर में, यूपीए के टाइम पर ही जब सोनिया गांधी जी चेयरमैन थी यूपीए की, उस वक्त संसद में भी ये बिल पास हुआ था और तेलंगाना एक राज्य 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। तो ये सारी प्रक्रिया जो हुई थी अंडर आर्टिकल 3, एक नए स्टेट का एग्जिस्टिंग स्टेट से सेपरेटली फॉर्म करके बनाना, दैट इज एंश्राइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 3। तो बेसिकली त्रिपुरा लैंड की जो डिमांड थी, ये सेपरेट स्टेटहुड की थी, सेपरेट एस्पिरेशन थी इनकी स्टेटहुड की, जो आर्टिकल 3 में उसका प्रोविजन दिया गया है। और उसके बाद आईपीएफटी बीजेपी के साथ पावर में चले जाने के बाद एक तरीके से त्रिपुरा लैंड की डिमांड जो है सबमर्ज हो गई। त्रिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस यानी त्रिपुरा मोथा पार्टी जिसको हम कहेंगे, इसका जब फॉर्मेशन हुआ तो इन्होंने भी अपने जो डिमांड है 2021 के टीटी एएडीसी इलेक्शन से लेकर काफी स्पॉन्टेनियसली और एग्रेसिवली इस डिमांड पे रखी थी, डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। तो बेसिकली ग्रेटर त्रिपुरा लैंड क्या डिमांड कर रहा था? Was it asking for a separate statehood? No, it was asking for a greater statehood. That means त्रिपुरा भाई, त्रिपुरा के अलावा त्रिपुरा भाई मिजोरम, आसाम, बांग्लादेश, जहां जहां पर भी रह रहे हैं, उनका एमालगमेशन होकर स्टेट को नए नॉमेनक्लेचर से यानी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड से घोषित किया जाए। तो दैट वाज लाइक एडिशन और एमालगमेशन ऑफ एनी टेरिटरी इन द एग्जिस्टिंग टेरिटरी और एरिया इज एक्चुअली इन द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 2। तो इस तरीके से ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का एक मॉड्यूल हमने देखा कि इसकी डिमांड सामने आई। तो त्रिपुरा लैंड और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, एक था सेपरेट स्टेटहुड यानी त्रिपुरा से अलग करके दूसरा राज्य बनाना, और दूसरी तरफ था ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जो त्रिपुरा को डिवाइड न करते हुए ग्रेटर यूनिफिकेशन मांगना, यानी दूसरे एरियाज को भी एमालगमेट करके एग्जिस्टिंग जियोग्राफी में ऐड करना, एनेक्स करना और फिर उसको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का नाम देना। ये एक सामने आई थी बात। तो ये था आर्टिकल 2 में और त्रिपुरा लैंड का डिमांड है पॉसिबली आर्टिकल 3 में। अब होता क्या है दोस्तों कि कोई भी स्टेट को बनाने से पहले या क्रिएट करने से पहले उस राज्य में उस विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास करके संसद में भेज दिया जाता है। और ये जो आर्टिकल 2 और 3 है, इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि पार्लियामेंट उसे सिंपल मेजोरिटी से पास करता है और प्रेसिडेंट उसे नोटिफाई करके उस जगह को टेरिटोरियल स्टेट को सेपरेट नाम से गैजेट में नोटिफाई करा देता है। तो देखना यह है कि क्या त्रिपुरा लैंड और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की जो डिमांड समय समय से उठती रही है, वो संविधान के दायरे में तो बिल्कुल थी, संविधान के प्रोविजन के हिसाब से लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड थी, पर क्या उस ड्रीम को अचीव करने का राजकर्ताओं का, शासककर्ताओं का या पॉलिटिकल जो डिमांड रेस करते हैं, दोज हु आर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ जनजाति ब्रदर्स और उनके रीजनल एस्पायरेशंस की मांग को समय समय पे उठाते रहे हैं, क्या उनके लिए रास्ता उतना आसान था क्या?
ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। क्या तिपरालैंड कभी बन पाता, या ग्रेटर तिपरालैंड की डिमांड कभी बन पाएगी, अस्तित्व में आएगी? एक सबसे बड़ा सवाल है। कभी कभी ये सत्ता का एक प्रमुख एग्रेसिव डिमांड बन के रह जाता है, फिर साइड बाय साइड ये पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज हो जाता है, और ड्यू टू द ऑनगोइंग पॉलिटिकल प्रोग्रेशन जर्नी में कहीं ना कहीं मूल मुद्दे साइड में हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या ये जर्नी इतनी आसान है क्या? क्या बहुमत का आंकड़ा उन लोगों के पास, उस पार्टी के पास उतना है क्या, जिससे कि वो अपने एग्जिस्टिंग विधानसभा में इसका रेजोल्यूशन पास करके फिर संसद में इसको अप्रूवल के लिए भेजे? तो यदि यही नहीं है तो यही तो सबसे बड़ा एक ऑब्स्टेकल था कि इसे आप अचीव कैसे करोगे। उसके बाद अगर आप रेजोल्यूशन, मान लीजिए आपके पास संख्या है, मेजोरिटी नंबर है असेंबली में, और आपने पास भी कर लिया बहुमत के आधार पे असेंबली में, तो क्या ये संसद में पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट उसको नोटिफाई कर देंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 एज मे बी द केस? तो ये एक कानूनी रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली आपके सामने आज ये रखने का प्रयास इसलिए था ताकि हमारे साधारण दर्शकों को, हमारे नागरिकों को इस प्रक्रिया की जटिलता, इसकी कॉम्प्लिकेशंस को समझने में आसानी हो। और बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बहुत सारी डिमांड करते तो है, लेकिन पॉलिटिकल फिजिबिलिटी शायद उनके समझ में नहीं आती है। अभी आप देखिए कि इंटरलॉक्यूटर की अपॉइंटमेंट हुई है। इंटरलॉक्यूटर को कब भेजा गया है? जब रीजनल पार्टीज की डिमांड सामने आती है, एग्रेसिव डिमांड सामने आती है, उनके फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आती है, तब कंपेलिंग सिचुएशन में, ड्यूरेस सिचुएशन में केंद्र सरकार इंटरलॉक्यूटर को अपॉइंट करती है। अब इंटरलॉक्यूटर का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि वो आने वाले दिनों में वो डिस्कंटेंटेड एलिमेंट्स या डिस्कंटेड डिमांड्स या पार्टीज के साथ बैठकर आलोचना करे और उनके समस्याओं का समाधान निकाले। इसको बोलते हैं ड्यू डिलिवरेंस और ड्यू डिलिजेंस और ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसके आधार पर एक फ्रेमवर्क के तहत काम किया जाता है। अब जो संविधान के दायरे में मूल प्रश्नों का समाधान निकलना है, वो इतने आसान तरीके से नहीं होते। इसका प्रारूप हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 2, 3 ये कोई जस्ट मेंशन करने वाले आर्टिकल नहीं है, सिर्फ इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। बट अगर केंद्र सरकार चाहे तो बहुत आसानी से इसको कर सकती है अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 बाय अ सिंपल मेजोरिटी। इसके लिए कोई स्पेशल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती, provided there is a consensus among the state and the center, or provided there remains balanced, harmonious environment while taking such kind of decision of creation or formation or amalgamation of any territory. तो आर्टिकल 2 और 3 के जरिए हमने देखा कि किस तरीके से ये आती है। तो तिपरालैंड हो या ग्रेटर तिपरालैंड हो, इनका रीजनल एस्पायरेशन डिमांड जो आना आर्टिकल 2 में, 3 में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और वैलिड डिमांड है। बट क्या उसे हासिल करने का, उसे अचीव करने का रास्ता उतना आसान दिखता है? तो बेहद नहीं, मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी, राज्य सरकार नहीं चाहेगी, ये सपना एक सपना बन के रह जाएगा। तो अभी आने वाले दिनों में हम देखना चाहेंगे, जैसे हमने एक उदाहरण के तौर पे त्रिपुरालैंड, ग्रेटर त्रिपुरालैंड से कई साल पहले, आज से 20 साल पहले, 20-22 साल पहले असम में बोडो लैंड की डिमांड उठी थी, और वो भी एक सिसेशनिस्ट मूवमेंट था, एक आर्म्ड इंसर्जेंसी का वे रिसोर्ट किया गया था उसको हासिल करने के लिए। बट फॉर्चुनेटली उनके डिमांड्स को एड्रेस किया गया, और उनके कुछ एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वाभाविक रूप से कुछ प्रयत्न किए। और इवन द कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था 2000 में, जब इसका रिव्यू हुआ था तो 2002 में ये बात को रखा गया था उस पॉइंट में 11 मेंबर्स की कमेटी में, कि वहां पर स्पेसिफिकली बोडोलैंड को टेरिटोरियल काउंसिल बनाया जाए। ऐसा स्पेसिफिकली वो आया था। तो टाइम टू टाइमली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शनैलिटी को रिव्यू किया जाता है, और ऐसी चीजों को हम एड्रेस करके उन वस्तु स्थिति में, उन परिस्थितियों में उस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को टेरिटोरियल काउंसिल का स्टेटस 2003 में मिला। उसी तरीके से आगे चल के कार्बी आंगलॉन्ग एक सेपरेट टेरिटोरियल काउंसिल बना, ऑटोनोमस काउंसिल जिसको बोलेंगे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5th और 6th शेड्यूल का प्रावधान है, और असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब जगह पे हम 5th और 6th शेड्यूल की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एग्जिस्टेंस को देखते। TTAADC भी 6th शेड्यूल में है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशनली 6th शेड्यूल के अंदर उसको लिस्ट कर दिया गया है। यानी कि वहाँ के ऑटोनॉमी, वहाँ के जो डिपार्टमेंट्स, वहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं, रेवेन्यू, टैक्स, एजुकेशन, हेल्थ, रोड, PWD, ये सारे एरिया में उस ऑटोनोमस बॉडी को पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, डिसीजन लेने का मैकेनिज्म बनाकर अस्तित्व में प्लेस कर दिया गया।
और अब वो ऑटोनोमस तरीके से अपने उस क्षेत्र का डिसीजन मेकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क खुद कंट्रोल करते हैं। तो ये एक तरीके से ऑटोनॉमी लाने की बात हुई थी, बट इसके बाद भी क्यों और ऑटोनॉमी की डिमांड आती है, जैसे कि टीटीएडीसी मिला है। बट यहाँ पर एक दोस्तों ड्रॉबैक वाली बात यह है कि जो फंडिंग आती है टीटीएडीसी के पास, ये डायरेक्ट फंडिंग नहीं आती है। अब इसका प्रॉब्लम कहां पर आता है, डेवलपमेंट कैसे प्रभावित होता है, ये स्वाभाविक रूप से देखा जाता है कि जो फंड स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है, ये एक चैनल से आता है फ्रॉम फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट जिसका एलोकेशन स्टेट को करते हैं, हर एक स्टेट को करते हैं। वैसे त्रिपुरा के पास भी आता है, हर एक स्टेट के पास आता है, असम के पास आता है, बाकी राज्यों के पास आता है। तो जब ये स्टेट के पास आता है, तो अभी फिलहाल जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है, मैकेनिज्म है, यहाँ पर नोडल ऑफिसर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं टीटीएडीसी के संदर्भ में, और वो डिसाइड करते हैं कि इनका एलोकेशंस कब कब करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकल अप्रीहेंशन होता है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट फंडिंग का जो मसला आता है, ये डिमांड आती है, ये स्वाभाविक रूप से आनी एक्सपेक्टेड है। और टीटीआईडीसी में जो फंड जो आते हैं, ये डायरेक्ट नहीं आते, इस वजह से डिपेंडेंसी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होती है। तो ये एक समस्या आती है। बहुत जगह पर 30% 31% पॉपुलेशन के जनजाति भाइयों को आज भी अपने कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कोकबोरोक का यूजेज इन रोमन स्क्रिप्ट, तो जैसे एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट होना, फिर लोकल एरियाज में नेम प्लेट्स को रोमन स्क्रिप्ट का यूजेज करके कोकबोरोक भाषा में लिखना। जैसे खुलुमखा, तो KHULUMKHA खुलुमखा, मैंने यूज किया रोमन स्क्रिप्ट, बट लैंग्वेज है खुलुमखा कोकबोरोक। तो इस तरीके के रोमन स्क्रिप्ट को कोकबोरोक इन रोमन स्क्रिप्ट की डिमांड, फिर टीटीएडीसी में सेपरेट पुलिस फोर्स, ये इस तरीके की डिमांड्स आना स्वाभाविक है, क्योंकि रीजनल एस्पिरेशंस को जब तक फुलफिल नहीं करेंगे, डिमांड्स और एस्पिरेशंस उठते रहेंगे, एग्रेशन दिखता रहेगा। तो इनको टाइमली एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और जनजाति भाइयों के हित के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके अपने कल्चर का, उनके इंपॉर्टेंस का, उनके अपने अस्तित्व का जतन करना हमेशा से स्वाभाविक रूप से समुदाय के या दफा के बोलिए, या पार्टी के जो जनजातियों के हित में, जनजातियों के विजन्स पर अपने पार्टी का काम करते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क और उनके एम्स एंड एस्पिरेशंस पार्टी के जनजातियों के हित में होते हैं, पर्टिकुलर सोसाइटी के, कम्युनिटी के हित में होते हैं। तो उनकी डिमांड से रेस करना, उनके तरफ से डिमांड आना स्वाभाविक है। तो ये हमने देखा कि त्रिपुरालैंड और ग्रेटर त्रिपुरालैंड का फर्क क्या था, कौन सी पार्टीज ने रेस किया था, और हमने ये भी देखा कि सेपरेट स्टेट को बनाने में कितनी कठिनाई आती है और कितने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का उधर रिक्वायरमेंट और मैंडेट होता है। और दोस्तों, ये जो डायरेक्ट फंडिंग की जो बात मैं कह रहा था, तो ये अमेंडमेंट बिल जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 125 बिल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी पेंडिंग है। इसका पैसेज अभी भी क्लियर नहीं हुआ है राज्यसभा लोकसभा में। तो जब ये पास हो जाएगा, तो मुझे लगता है वहां से एक 6 शेड्यूल में नेसेसरी अमेंडमेंट होगा, और 6 शेड्यूल में सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो डायरेक्टली स्टेट तक एक्सटेंड हो जाता है, एंड दैट विल आल्सो एक्सटेंड टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसमें क्या होगा कि फाइनेंस कमीशन में 280 आर्टिकल में अमेंडमेंट नेसेसरी होने के बाद शायद एक कॉर्पस क्रिएट हो सकता है, और स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए वो एलोकेशन वहां पर ट्रांसफर होने के बाद, उसके जरिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से ये डायरेक्ट फंडिंग लाने का रास्ता क्लियर हो सकता है। बट देयर आर लॉट ऑफ लीगल हर्डल्स। 125th अमेंडमेंट बिल डायरेक्ट फंडिंग का मसला हल कर सकता है, बट द पैसेज इज स्टिल नॉट क्लियर, वो बिल अभी भी स्टक है वहां पर। तो डायरेक्ट फंडिंग को सिर्फ बोलने से, डिमांड करने से सॉल्व नहीं होगा। एफर्ट ये होना चाहिए कि संविधान के इस दायरे में अटका हुआ जो बिल है, वो कलेक्टिव रूप से पास हो जाए, जिससे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी 5th और 6th शेड्यूल के जो ऑटोनोमस काउंसिल्स है, उनको और एम्पावरमेंट मिले, फंडिंग का क्राइसिस जो है वो समाप्त हो जाए। फंडिंग आने से एडिक्वेट डेवलपमेंट, टाइमली डेवलपमेंट प्रोपोर्शनेट मैनर में होगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इंटीग्रल मैनर में स्टेट गवर्नमेंट्स को केंद्र सरकार के साथ अपने इश्यूज को परस्यू करना चाहिए। पॉलिटिकल वे में ज्यादा बात ना करते हुए कंस्ट्रक्टिव वे में इसको अगर परस्यू करेंगे, तो शायद एम्स एंड एस्पायरेशंस के फुलफिलमेंट के लिए एक बहुत अच्छा और बेहतर कदम उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये आज का एक छोटा सा हमने प्रयास किया। त्रिपुरालैंड, ग्रेटर त्रिपुरालैंड, बोडोलैंड, ये एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के ऑटोनोमस बॉडीज को जो लाने के डिमांड्स टाइमली होते रहे हैं, इसके एक प्रारूप को लेकर, इसके एग्जिस्टेंसीज को लेकर, इसके एग्जिजेंसीज के साथ इसकी जो रियलिटी से जुड़े हुए समस्या है, इसको लेते हुए सर्विस विद एग्जांपल ऑफ द प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स, इनके कंपैरिजन में हमने इसकी जर्नी को एक अंदाजा लेने का कोशिश किया, एसेस करने का कोशिश किया कि ये कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। जब आप देखते हो कि त्रिपुरा मोर्चा के सुप्रीमो हो, या आईपीएफटी के चीफ हो, या पार्टी के लीडर्स हो, या कोई भी पार्टी के लीडर्स हो, जब वो सेपरेट स्टेट लाइन की डिमांड करते हैं,
तो उनकी डिमांड महज डिमांड नहीं होनी चाहिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल का जब वो रेफरेंस देते हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटीज की, एग्जिजेंसीज की जटिल प्रक्रिया भी पता होनी चाहिए कि प्रैक्टिकल वे में कैसे काम करती है, उसकी न्यूएंसेस को समझना जरूरी है। और ये सब जब समझेंगे, परखेंगे, तो शायद कलेक्टिवली एक पॉजिटिव एफर्ट के जरिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल निकल सकता है, समाधान निकल सकता है। तो ये था एक हमारा छोटा सा एक पर्सपेक्टिव जो आपके सामने रखना चाहते थे। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट के इंटरलॉक्यूटर ए के मिश्रा जी अपॉइंट तो हो चुके हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए, और अब भी कुछ समस्याएं डेडलॉक सिचुएशन एनएससीएन के, नागालैंड के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के साथ हुआ है एन रवि जाने के बाद। अभी भी वो कहीं ना कहीं सोवेरेनिटी के कॉन्फ्लिक्ट को लेके अभी भी कुछ एक थोड़ा सा गैप दिख रहा है। त्रिपुरा में ए के मिश्रा जी आने वाले थे बट अब तक नहीं आए, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बैकलॉग अभी भी दिख रहा है। और रियलिटी में बहुत सारे, जैसे हम कहेंगे कि देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द कप एंड द लिप, तो ये जो कहावत है ना, उस तरीके से मैं इन चीजों को देख रहा हूँ। और ये सारे चीजों को जब आप कनेक्ट करके देखेंगे तो एज ऑफ नाउ द रोड मैप इज स्टिल नॉट क्लियर, देयर इज लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी, lot of vagueness in the area of operation in the domain where the actually need to seriously work upon it with all the stakeholders concerned, तभी जाके हमारे राज्य के सभी लोगों का हित, जनजाति भाइयों का हित, नॉर्थ ईस्ट का हित सुरक्षित रहेगा। तो आने वाले दिनों में आशा करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के सभी लीडरशिप प्रोग्रेसिवली, कलेक्टिवली अपने समस्याओं के समाधान को लेके नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के जरिए केंद्र सरकार से आलोचना करेंगे एट एपेक्स लेवल, और अपने मूल समस्याओं का समाधान निकालने का जेन्युइन प्रयास करेंगे। तो ये था आपका आज का कंटेंट, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आशा करते हैं आप सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, और कलेक्टिवली आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। हम इस युग में, जब आधुनिक युग में, जब सब संसाधन हमारे पास उपलब्ध है और संविधान के इस डेवलप नेशन में जब हम जी रहे हैं 21वीं सदी में, तो हम चाहते हैं कि हमारे सामान्य भाई लोग, नॉर्थ ईस्ट के सभी भाई लोग, देश के सभी भाई लोग ये बात को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, हर पहलुओं को पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली समझने के कोशिश में जो लगे रहते हैं, उसमें हम एक छोटा सा योगदान देने का प्रयास कर रहे थे, जिससे कि आपके जहन में, आपके दिमाग में बहुत सारे एंगल, बहुत सारे पर्सपेक्टिव क्लियर होने में हेल्प हो। ये एक बस छोटा सा इसके पीछे एम था, ऑब्जेक्टिव था। और आने वाले दिनों में और इन सारी चीजों से जुड़े हुए कंसेप्ट, क्लैरिटीज हम आपके सामने लेते आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।